दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी नाम गुम जाएगा। फिनाइल और दवाओं की मिलीजुली गंध नाक से टकराई तो उसने धीरे से आंखें खोली। दिमाग अब भी आधी बेहोशी में था। गर्दन को जरा सा जुम्बिश देकर उसने अपने दाईं ओर देखा। रॉट आयरन के 5-6 बेड कमरे में लाइन से लगे हुए थे, जिनमें गहरे हरे रंग की चादर बिछी थी। उसके बगल के बेड पे एक लड़का लेटा था और प्लास्टर चढ़ा होने की वजह से उसका दायां पैर हवा में झूल रहा था। कुछ मिली-जुली सी आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं, जिनका अर्थ समझने में इस वक्त वो पूरी तरह नाकाम था। थक कर उसने गर्दन बाईं ओर मोड़ने की कोशिश की तो दर्द की तीखी लहर सर में दौड़ गई। इतनी देर में पहली बार उसको एहसास हुआ कि वो है, वरना अब तक सब कुछ किसी सपने जैसा महसूस हो रहा था, जो था भी और नहीं भी। चैत में आता आता उसका दिमाग फिर बेहोशी की तरफ चल पड़ा। आंखें अब भी खुली हुई थीं, लेकिन दृश्य धुंधले हो रहे थे। इन्हीं धुंधली होती तस्वीरों में उसने 2 कदमों को अपनी ओर आते देखा और साथ में एक आवाज सुनाई दी, इन्हें होश कब आएगा डॉक्टर साहब? डॉक्टर ने जवाब में कुछ कहा, जिसकी आवाज उसने सुनी लेकिन अर्थ गुम हो गया, जैसे टेप रिकॉर्डर में कोई फंसा हुआ रिकॉर्ड बज रहा हो। अगली बार उसको काफी देर के बाद होश आया। सर में दर्द अब भी था, लेकिन उतना भारीपन नहीं था। कमरे को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी सरकारी अस्पताल के जनरल वार्ड में है। सफेद कोट पहने एक डॉक्टर बारी बारी सारे मरीजों का हाल पूछ रही थीं। पूरे वार्ड का चक्कर लगाकर जब वो उसके पास पहुंची तो वो मुस्कुराया। डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, फैजल जी, अब कैसा लग रहा है आपको? उसने उठने की कोशिश की और बोला, थोड़ा दर्द है। डॉक्टर ने नर्स से लेकर उसकी फाइल में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे। बोली, एक्सीडेंट भी तो काफी बड़ा था। यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट यंग लेडी सिटिंग देयर। वही आपको यहाँ लेके आई हैं और 2 दिन से आपके होश में आने का वेट कर रही हैं। अनजान लोगों के लिए कौन इतना करता है आजकल? डॉक्टर की नजरों का पीछा करते हुए उसने किनारे रखी बेंच की ओर देखा। वहां सफेद कुर्ता और फिरोजी सलवार पहने एक लड़की बैठी थी। पिछली बार बेहोश होने से पहले इसी लड़की को देखा था उसने। रिकॉर्ड्स के लिए आपका नाम हमने फैजल लिख दिया था। आपकी आइडेंटिटी के लिए कुछ मिला ही नहीं आपके पास। वैसे आपका नाम है क्या? डॉक्टर ने पूछा तो उसे झटका लगा। उसने दिमाग पर जोर डाला, लेकिन कुछ याद ही नहीं आया। लगा जैसे उसका दिमाग किसी अंधेरी अंतहीन गुफा में खो गया हो। अपना नाम, अपनी पहचान, अपना आगा पीछा, उसको कुछ याद नहीं था। होश में आए हुए उसे 5 दिन हो गए थे। इन 5 दिनों में उसने अनगिनत बार अपने बारे में याद करने की कोशिश की। कोई नाम, कोई जगह, कोई स्मृति, ऐसा कुछ भी जो उसको उसकी पहचान का थोड़ा सा इशारा दे सके, लेकिन कुछ याद नहीं आया। अस्पताल की खिड़की के पास खड़ा वो दूर तक फैले मकानों को देख रहा था। इन मकानों में क्या उसका भी घर होगा? ये शहर, क्या ये उसे जानता होगा? उसका परिवार, उसके माँ बाप, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका परिवार तो होगा ना? उसका नाम क्या होगा? दिनेश, हैदर, नाइजल, सुखविंदर, रामास्वामी? कितनी अजीब बात है। पूरी जिंदगी उसी नाम और उससे जुड़ी पहचान के साथ बिताई होगी उसने, और अब जब नाम ही याद नहीं तो वो पहचान भी खो गई थी। उसने अपनी हथेलियों को उलट पलट कर देखा, लेकिन वो हथेलियां नहीं बता पाई कि वो सजदे में उठने वाले हाथ हैं या मंदिर में प्रार्थना में जुड़ने वाले हाथ। कुछ याद आया आपको? एक जानी पहचानी आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो चौंक कर मुड़ा तो देखा वही फिरोजी सलवार वाली लड़की थी। पिछले 5 दिनों से वो रोज उसका हालचाल पूछने अस्पताल आ रही थी। इस वक्त दुनिया में सिर्फ वही थी जिसको फैजल सबसे ज्यादा पहचानता था। और हाँ, फिलहाल उसने ये नाम फैजल ही अपना लिया था। उसके चेहरे की उदास मुस्कान से रजनी ने जवाब का अंदाजा लगा लिया। अपना पर्स बेड के साइड टेबल पे रखते हुए वो बोली, डोंट वरी, आ जाएगा याद। डॉक्टर कह रही थी कि आज आपको डिस्चार्ज कर देंगे। तो फिर क्या सोचा है? कहाँ जाएंगे? वही सोच रहा था, फैजल ने कहा। फिलहाल तो यहाँ से निकलना चाहता हूँ। ये दवाइयों की स्मेल बर्दाश्त से बाहर है।
थोड़ी देर बाद वो रिसेप्शन पर डिस्चार्ज रजिस्टर साइन कर रहा था और रजनी उसका इंतज़ार करते हुए अखबार के पन्ने पलट रही थी। साइन होने के बाद अस्पताल के कर्मचारी ने एक थैला उसकी ओर बढ़ाते हुए मशीन की तरह कहा, ये रहा आपका सामान, चेक कर लो। फैजल ने थैला खोला। मिट्टी में सनी हुई एक पैंट शर्ट, एक टूटा चश्मा, बस इतना ही। जब उसे अस्पताल लाया गया तो बस यही सामान रहा होगा उसके पास। उसने सामान में रखी पैंट की जेब टटोली तो कुछ मुड़े तोड़े कागज थे और साथ ही एक फोटो भी, 8-9 साल की बच्ची की एक फोटो। पोनी टेल में कसे घुंघराले बाल, गहरी नीली आंखें, शरारती मुस्कान और आसमानी रंग की फेरी टेल ड्रेस, जैसे किसी फैशन शो के लिए पहनाई गई हो। फैजल उस फोटो को देखता रहा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये देखो, ये शायद बेटी होगी मेरी, उसने अनिश्चय से कहा। उसकी बात सुनकर रजनी चौंकी। फैजल अब भी एक टक उस फोटो को देख रहा था। उसने हाथ में पकड़े अखबार को मोड़कर वहीं बेंच पर रख दिया और फैजल को दिलासा देने लगी। उसकी नजर अखबार में छपी उस खबर पर नहीं पड़ी थी जिसमें लिखा था, मशहूर उद्योगपति केदारनाथ की बेटी आयशा सड़क हादसे में घायल। इस खबर के साथ जो तस्वीर छपी थी वो उसी बच्ची की थी जिसका फोटो इस वक्त फैजल के हाथ में था। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए फैजल को 4 घंटे हो गए थे। इस दौरान वो शहर की गलियों में भटकता रहा कि न जाने कौन सा मोड़, कौन सी गली, कौन सा रास्ता उसके अतीत की याद दिला दे। जब थक जाता तो रुककर 2 पल उस बच्ची की फोटो देख लेता जिसका नाम उसने परी रख दिया था। जितनी बार उस फोटो को देखता उतनी बार उसको महसूस होता कि उस बच्ची से उसका कोई गहरा रिश्ता है। यकीनन वो बच्ची उसकी बेटी ही थी, पर वो थी कहाँ और वो खुद कौन था। पूरा दिन भटकने के बाद भी जब कुछ नहीं सूझा तो वो उस पते की तरफ बढ़ गया जो उसके हाथ में दबी एक पर्ची पर लिखा था। ये पर्ची अस्पताल से निकलते वक्त उसको रजनी ने दी थी। उसने कहा था, ऐसी हालत में आप कहाँ जाएंगे, कुछ दिन यहाँ रुक जाइए, मेरे दोस्त का घर है, वो आजकल अमेरिका में है तो घर खाली पड़ा है। फैजल उस पर बोझ नहीं डालना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा तो शाम को वो उसी पते पर पहुंच गया। रजनी बाहर ही इंतजार कर रही थी, जैसे जानती हो कि वापस यहीं आएगा। आप हाथ मुंह धो लीजिए, कुछ कपड़े लाई हूं आपके लिए, आप चेंज कर लीजिए एंड देन यू जस्ट रेस्ट। उसे बाथरूम का दरवाजा दिखाकर वो चाय बनाने लगी। फैजल ने हाथ मुंह धोया और शीशे में पहली बार खुद को देखा। आईने में जो शख्स उसे दिख रहा था वो उसके लिए बिल्कुल अजनबी था। बढ़े हुए घुंघराले बाल, बेतरतीब दाढ़ी, होंठ के नीचे दाईं ओर एक मसेनुमा तिल। उसे तो पता भी नहीं था कि ये आदमी यानी वो खुद हमेशा इतने बेतरतीब बाल रखता था या आजकल ही उसके बाल बढ़े हुए थे। चेहरे की रेखाओं से उसने अपनी उम्र का अंदाजा लगाना चाहा, लेकिन उसमें भी कामयाब नहीं हुआ। चाय तैयार है, रजनी की आवाज से उसका ध्यान टूटा। वो जल्दी जल्दी मुंह पोंछकर बाहर पहुंचा। चाय का पहला घूंट लेते ही उसको ख्याल आया कि उसे चाय पसंद है भी कि नहीं। देखिए, आई अंडरस्टैंड कि आपको कैसा लग रहा है, लेकिन इससे बाहर निकलने की कोशिश आपको खुद करनी होगी। उसको फिर से ख्यालों में खोया देखकर रजनी बोली, चलिए एक बार फिर याद करने की कोशिश करते हैं। वो फोटो निकालिए जरा। फैजल ने उस बच्ची की फोटो जेब से निकाल ली और उसको देखकर बोला, मेरा दिल कहता है कि ये मेरी ही बेटी है, इसके बाल भी मेरी तरह घुंघराले हैं। रजनी ने फोटो उसके हाथ से ले ली, कुछ पल उसको देखा और फिर बोली, लेकिन इसकी आंखें नीली हैं और आपकी जैसी ये दिखती भी नहीं है, हो सकता है अपनी माँ जैसी दिखती हो। फैजल बोला। रजनी फिर कुछ नहीं बोली, बस उन पर्चियों को उलटती रही जो फैजल के पास मिली थी। उन्हें पढ़ने में वो इतनी खो गई थी कि उसको एहसास भी नहीं हुआ कि उसका फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा है। स्क्रीन पर कॉलर का नाम फ्लैश हो रहा था, कैडी। आप क्यों कर रही हैं सब? फैजल की आवाज सुनकर वो चौंकी, फिर एक पल ठहर कर बोली, इंसानियत के नाते और क्यों। वो फिर पर्चियों को पढ़ने लगी और फैजल उसको देखता रहा। वो बुदबुदा रही थी, इनमें तो कुछ भी नहीं है, नागपुर से पुणे बस का टिकट है और एक ये रेस्टोरेंट का बिल है, नागौरी रेस्टोरेंट। अचानक ये नाम सुनकर फैजल चौंका। ये नाम मुझे याद है। एक्सीडेंट के बाद पहली बार फैजल को कोई नाम याद आया था।
सिर्फ नाम नहीं, नागौरी रेस्टोरेंट से जुड़ी कुछ तस्वीरें भी उसके दिमाग में फ्लैश कर रही थीं। लकड़ी की बड़ी सी टेबल, करी पत्ते के तड़के वाली दाल की खुशबू, एक जानी पहचानी सी आवाज, ए छोटू 2 कप चाय। इसके बाद तस्वीरें धुंधली होने लगी, आवाजें गायब होने लगी। वो रजनी के साथ नागौरी रेस्टोरेंट में भी गया, लेकिन ये वो जगह नहीं थी जो उसको याद आई थी। ये कोशिश भी बेकार हो गई। रजनी उसको दिलासा देते हुए बोली, आप परेशान मत होइए, ऐसा होता है, पहले कुछ खा लीजिए फिर सोचते हैं। उसने इशारे से वेटर को बुलाया। फैजल खोई उदास नजरों से आसपास देखता रहा, जैसे मेले में खोया हुआ कोई बच्चा हो। 1 दाल मखनी, 2 चपाती और 1 मिक्स वेज, रजनी ने ऑर्डर दिया। सर आपका ऑर्डर? वेटर ने पूछा तो वो चौंक गया। आप मुझे पहचानते हैं? फैजल ने दयनीय आवाज में पूछा। वेटर ने फैजल को ऐसे देखा जैसे उसके सर पे सींग उगे हुए हों, फिर बिना ऑर्डर लिए ही चला गया। 2 महीने गुजर गए थे। बस रजनी से दोस्ती ही उसके इन 2 महीनों का हासिल थी। वो आजकल एक दुकान में सेल्समैन की टेम्पररी नौकरी करने लगा था। रजनी अब भी रोज शाम उससे मिलने चली आती थी। कैसे अंधेरा करके बैठे हुए हो? रजनी की आवाज पर उसने मुड़ कर देखा। हाथ में समोसे का लिफाफा पकड़े वो दरवाजे के पास खड़ी थी। 2 मिनट रुको, चाय भी बना के लाती हूँ, उसने कहा और समोसे के साथ अपना पर्स और मोबाइल भी टेबल पे रख के चली गई। क्या रिश्ता था उसका इस लड़की से? एक अनजान अजनबी ही तो थी रजनी। उसके नाम के अलावा कुछ जानता तक नहीं था वो, फिर भी वो कितना कुछ कर रही थी उसके लिए। दुनिया में सब लोग क्या इतने ही अच्छे होते हैं? फैजल ने सोचा। तभी रजनी के फोन की घंटी बजी। उसने ऊंची आवाज में कहा, किसी कैडी का फोन है। रजनी दौड़ के आई और झेप कर फोन उसके हाथ से ले लिया। वो मुस्कुराया, बोला, बॉयफ्रेंड? वो जवाब दिए बिना फोन उठाकर बाहर निकल गई। खिड़की के कांच से फैजल उसको एक टक देखे जा रहा था। बातचीत की शुरुआत में रजनी खुश थी, फिर शायद कैडी से नोकझोंक हुई और अंत में उसने झल्ला कर फोन रख दिया था। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनकी जिंदगी में लड़ने के लिए ही सही लेकिन कोई होता तो है। पर इतनी बड़ी दुनिया में उसका कोई नहीं था, यहां तक कि उसकी यादें भी नहीं। इस वक्त वो एक खाली स्लेट के जैसा था जिस पर वो जो चाहे लिख सकता था। खिड़की के शीशे से अब भी रजनी दिख रही थी, हवा के झोंकों से उड़ते अपने बालों को ठीक करते हुए। वो उसे देर तक देखता रहा। पुरानी यादें जब आएंगी तब आएंगी। फैजल ने इस पल फैसला कर लिया था कि वो अब अपनी नई यादें बनाएगा। एक सरकारी अनाथालय की बेंच पर बैठी रजनी फैजल को बच्चों के साथ खेलती हुई देख रही थी। हरा समंदर, गोपी चंदर, बोल मेरी मछली, कितना पानी। फैजल को शायद एक यही खेल याद था। इतना पानी, बच्चे उत्साह में चिल्लाए। रजनी मुस्कुरा दी। काम के बाद फैजल अक्सर इन बच्चों के साथ वक्त बिताने चला आता था। आज रजनी की छुट्टी थी, इसलिए वो भी चली आई थी। ये बच्चे और फैजल उसको एक से लग रहे थे। दोनों का ही इस दुनिया में कोई नहीं था। दोनों ही अपने अतीत और भविष्य दोनों से बेखबर थे और इस वक्त दोनों ही बहुत मासूम लग रहे थे। बच्चों को खेलता छोड़कर फैजल रजनी के पास आकर बैठ गया। मुझे कुछ और याद आया है, फैजल ने कहा तो रजनी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। नागौरी सेठ, फैजल बोला। अब धुंधला धुंधला याद आ रहा है कि मैं सेठ के ढाबे पे काम करता था। उस आदमी ने मुझको अपने बेटे की तरह रखा। फिर क्या हुआ? रजनी ने पूछा। बस इतना ही याद है कि वो मुझको छोटू कह के पुकारता था और अब मैं बड़े होकर सेठ जैसा अच्छा आदमी बनना चाहता था, फैजल ने एक गहरी सांस लेकर कहा। फिर अचानक रजनी की ओर मुड़ा और पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं क्या बना होऊंगा बड़े होकर? तुम्हें क्या लगता है? जवाब देने के बजाय रजनी ने उसी से पूछा। पता नहीं, बस इतना यकीन है कि जानबूझकर मैंने किसी का बुरा नहीं किया होगा, फैजल ने कहा और उस बच्चे को पकड़ लिया जो पकड़म पकड़ाई खेलते हुए उसके पास आ गया था। रजनी कुछ कहती इससे पहले ही उसका फोन बजा। उसने हड़बड़ा के फोन उठाया और बाहर चली गई। हेलो, उसने कहा। दूसरी तरफ से झल्लाई हुई आवाज आई। 2 महीने हो गए, और कितना टाइम? रजनी को फोन करने वाला केडी था और वो रजनी का बॉयफ्रेंड नहीं, मशहूर बिजनेसमैन केदारनाथ था, जिसकी बेटी आयशा कुछ दिनों पहले एक रोड एक्सीडेंट में घायल हो गई थी।
वी आर गेटिंग क्लोजर सर, उसे कुछ और याद आ रहा है, रजनी बोली। केदारनाथ की आवाज और तेज हो गई। बोला, इंस्पेक्टर जो करना है जल्दी कीजिए, इसकी याददाश्त वापस आए, पता लगाइए कि ये किसकी कॉन्स्पिरेसी है और फिर इसको भी ठूंसिए जेल में। ये कहकर केदारनाथ ने फोन काट दिया। ये थी असली कहानी, जिसमें फैजल याददाश्त खोया हुआ कोई मासूम इंसान नहीं, एक क्रिमिनल था। सच ये था कि जिसे वो अपनी बेटी समझ रहा था वो सेठ केदारनाथ की बेटी थी, और सच ये था कि उसने आयशा को मारने की सुपारी ली थी, और सच ये भी था कि पुलिस से भागने की कोशिश में वो कार से न टकराया होता तो आयशा अब तक जिंदा नहीं होती। फिलहाल फैजल ये सब भूल चुका था। इंस्पेक्टर रजनी उसके लिए सिर्फ एक मददगार दोस्त थी। फोन रखकर रजनी अंदर आई तो देखा कि वो किताब से पढ़कर बच्चों को कोई कहानी सुना रहा था, इस सच से बेखबर कि उसकी ये आजादी सिर्फ कुछ ही दिनों की है। 2 महीने पहले जब रजनी को इस ड्यूटी पे लगाया गया था तो उसके मन में कोई शक, कोई संशय नहीं था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसका मन डोल रहा था। लाख ढूंढने पर भी वो फैजल में उस क्रिमिनल को ढूंढ नहीं पाई थी। अंकल देखो, उसने मेरी किताब छीन ली, एक बच्चे की आवाज से रजनी का ध्यान टूटा। जवाब में नीली हाफ पैंट और सफेद शर्ट वाला बच्चा चिल्लाया, तो फिर इसने मेरी बॉल क्यों ली? फैजल बच्चों का झगड़ा सुलझाने लगा जैसे हमेशा से उनको जानता हो। कौन सोचता है कि वो चोर, डाकू, मर्डरर या किडनैपर बनेगा? अपराध खून में तो नहीं होता ना किसी के। परिस्थितियां होती होंगी, कुछ गलतियां होती होंगी जो इंसान क्रिमिनल बन जाता है। अभी इस आदमी को देख के कौन कह सकता है कि यह आदमी एक 9 साल की बच्ची की जान लेने वाला था? रजनी ने सोचा, लेकिन तभी उसे एक दूसरा ख्याल आया। मर्जी हो या मजबूरी, क्राइम इज अ क्राइम, अपराध अपराध है। एक क्रिमिनल के लिए उसका मन एक पल को भी कैसे कमजोर हो सकता है? रजनी ने तुरंत खुद को रोका। फैजल उसके लिए सिर्फ एक अपराधी था और उसे और कोई दर्जा नहीं देगी वो। 2 दिन और बीत गए। उस वक्त सुबह के 6 बज रहे थे। रजनी गहरी नींद में सोई थी। तभी फोन की घंटी बजी। हेलो, उसने उनीदी आवाज में कहा। रजनी, फैजल को अरेस्ट करने यहां से टीम निकल गई है, तुम भी फौरन पहुंचो। दूसरी तरफ से आवाज आई। लेकिन सर, प्लान तो कुछ और था। रजनी चौंकी। अब उसकी जरूरत नहीं है। जिसने उसको ये काम करने को कहा था, ही इज बीन अरेस्टेड। नाउ आई नीड दिस गाय बिहाइंड बार्स, उससे कहा गया। रजनी की नींद हवा हो गई। उसने रजाई परे फेंकी और 5 मिनट में तैयार होकर घर से निकल गई। फैजल रोज की तरह जल्दी उठ गया था। सुबह सुबह रजनी को देखकर वो चौंका। रजनी ने एक पता उसके हाथ में थमाया और बोली, बिल्कुल टाइम नहीं है फैजल, तुम्हें अब भी निकलना होगा। निकलना होगा? कहां? वो हैरान था। मुंबई, तुम्हारे लिए एक जॉब अरेंज की है, लेकिन कल सुबह ही तुमको ज्वाइन करना है, रजनी ने कहा और उसके जो 2-4 जोड़ी कपड़े थे उनको एक बैग में ठूंसने लगी। फैजल को समझ में नहीं आया कि अचानक रजनी को क्या हो गया है। पर मैं अचानक ऐसे कैसे चले जाऊं? रजनी ने उसकी ओर देखा और थोड़ा सख्ती से बोली, देखो, आज नहीं तो कल तुमको यहां से जाना ही है। फिर पता नहीं ऐसी जॉब कहां मिलेगी, कोई क्वालिफिकेशन, कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं तुम्हारे पास। 1 घंटे में बस है, अभी निकल जाओ। फैजल को कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया। पिछले कुछ दिनों से रजनी का बदला हुआ व्यवहार वो देख ही रहा था। वो उसकी मददगार थी जिसको वो दोस्त समझ बैठा था, लेकिन उसका रजनी पे कोई हक थोड़े था। वैसे भी ऐसा कुछ था नहीं इस वक्त उसके पास जिसके छूट जाने का अफसोस होता। उसने एक पल सोचा, फिर अपना बैग उठाकर बाहर निकल गया। जाते जाते वो एक बार मुड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे कुछ और याद आए ना आए, लेकिन तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। फिर वो झटके से बाहर निकल गया। जब तक पुलिस पहुंची, फैजल तब तक मुंबई के लिए बस पकड़ चुका था। बहुत सोचा था रजनी ने यह फैसला लेने के पहले। वो नहीं जानती थी कि उसका फैसला सही है या गलत, लेकिन वो जानती थी कि कोई सजा शायद फैजल के अंदर की बुराई को खत्म नहीं कर पाती। जेल जाने के बाद या ये जानने के बाद कि वो क्रिमिनल है, फैजल शायद हमेशा के लिए एक अपराधी ही बनकर रह जाता। वो पहले जो था, अब वो बस फैजल था, जो अपराधी नहीं, एक साफ दिल वाला भला आदमी था। एक बुरे आदमी को चाहे रजनी पकड़ नहीं पाई थी, लेकिन इस वक्त एक अच्छे इंसान को उसने जरूर बचा लिया था। बस इतनी सी थी ये कहानी।